नमस्कार। अनमोल कृतियाँ में डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा लिखित उनके विचार और उनके लेख संस्कृति और भ्रांतियाँ शीर्षक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आशा है आप ये सुनकर चिंतन मनन करेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ उन्हीं के द्वारा प्रेषित यह कृति। संस्कृति धर्म, राष्ट्र, आत्मा, परमात्मा एवं आध्यात्म गूढ़, सूक्ष्मतम एवं श्रेष्ठतम अंतर जगत के ज्ञान से उत्पन्न शब्द हैं। विश्व की किसी भी भाषा में इनके समानार्थक शब्दों का अभाव है। संस्कृति को अंग्रेजी भाषा के कल्चर का अनुवाद करने से दो बातें स्पष्ट हैं: अज्ञान एवं मानसिक दास्तां। इसका परिणाम है संस्कृति के नाम पर व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय स्तर पर विकृति और पतन। उदाहरण से समझने के लिए पहले संस्कृति मंत्रालय को लें। इसकी गतिविधि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, जो इंग्लैंड एवं पश्चिमी देशों में होता है, उसकी नकल से संचालित होती है। NCERT की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के 3रे अध्याय में उपभोक्तावाद की संस्कृति समझाया गया है। उपभोक्तावाद संस्कृति नहीं है। क्या इससे अज्ञान का प्रसार नहीं होगा? साहित्यकार, विद्वान, शिक्षाविद, कुलपति जो लेख लिखते हैं या भाषण देते हैं, उनमें कुसंस्कृति, अपसंस्कृति, रेवड़ी संस्कृति, माफिया संस्कृति, कार्य संस्कृति, रेडियो सुनने की संस्कृति जैसे शब्दों की भरमार होती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से ऐसे विद्वानों से आग्रह किया कि यह भाषा की दृष्टि से तो अनुचित है ही, मानसिक गुलामी और जड़ता को भी बढ़ावा देता है। दैनिक जागरण हिंदी समाचार पत्र को भी इस बारे में आगाह किया, पर व्यर्थ। इसके मूल में हमारे राष्ट्र के तथा कथित प्रबुद्ध वर्ग की मानसिक दास्तां ही है। एक और उदाहरण लें। अभी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ समलैंगिक विवाह पर सुनवाई कर रही है। संस्कृति की दृष्टि से समझें तो यह हमारे यहाँ पतन किस स्तर तक पहुँच गया है, इसे प्रकट करता है। सन 1996 में मैंने एक लेख लिखा था, संस्कृति और भ्रांतियाँ। यह लेख स्वदेशी संवाद सेवा द्वारा काम और लोभ उपभोक्तावाद के मूल में है शीर्षक से कुछ अंशों को निकालकर प्रकाशित हुआ था। इसे मेरी पुस्तक आत्मावस्थित भारत अर्थात स्वस्थ भारत के परिशिष्ट 3 में दिया गया है। मुझे लगता है कि मूल लेख का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको सुना रही हूँ उनका मूल लेख, संस्कृति एवं भ्रांतियाँ। लेखक डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी। संस्कृति का सरल अर्थ है सम्यक कृति। यह सम्यक कृति क्या है? विवेक द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। गुण दोष, अच्छा बुरा एवं करणीय अकरणीय में भेद का बोध विवेक जागृत होने पर ही होता है। निर्मल मन अथवा सद्बुद्धि को विवेक कहा जा सकता है। निर्मल मन के लिए मानसिक 6 विकारों का शमन करना होता है। ये 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। विवेकपूर्ण विचार को संकल्प शक्ति एवं निरंतर अभ्यास से आचरण में लाना ही सम्यक कृति है। लोक कल्याण संस्कृति से ही संभव है। निर्विकार मानस सृष्टि में श्रेष्ठतम ईश्वरीय अनुभूति का रसास्वादन कर जिस कला, दर्शन अथवा साहित्य का सृजन या प्राकट्य करता है, उसमें संसार को आनंदित करने की, उत्कर्ष की ओर प्रेरित करने की सहज सामर्थ्य होती है। जड़ में भी चेतना का संचार कर दे, ऐसा होता है वह मधुर संगीत अथवा काव्य रस। और जड़ चेतन में ब्रह्म का साक्षात्कार करे, ऐसा होता है वह दर्शन। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अतः अन्य जीवों से अलग यंत्रवत काम करने के स्थान पर उत्तम अथवा निकृष्ट कार्य कर सकता है। आधुनिक विज्ञान जड़वाद का पोषण करता है, जिसमें मन और मस्तिष्क को भी जटिल कंप्यूटर की तरह का यंत्र सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवधारणा के मानने पर मनुष्य के कर्म भी पशुवत होना स्वाभाविक है। स्वतंत्र इच्छा यदा कदा एक प्रकार का अनिश्चित संयोग या संभावना कही जाएगी। जड़वाद में सम्यक या असम्यक किसी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस जड़वाद से भी अलग विकृति आधुनिकता का आधार है। इसमें मनोविकार स्वाभाविक मानकर वासनाओं की तृप्ति एवं भोग ही जीवन का ध्येय समझा गया है। काम और लोभ उपभोक्तावाद के मूल में है। व्यभिचार एवं यौन विकृतियों को प्राकृतिक कहकर एवं बौद्धिक रूप से मान्यता देकर इन्हें प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कला और साहित्य का सहारा लिया जा रहा है। सिनेमा एवं टीवी के माध्यम से विकृति अब तथा कथित कुलीन वर्ग तक सीमित न रहकर आम जनता में तेजी से फैल रही है। देश के बुद्धिजीवी कहलाने वाले वर्ग ने
अनेक भ्रांतियां पैदा करके राज्य को एवं समाज के प्रमुख व्यक्तियों को मूढ़ बना दिया है। ध्यान रहे कि संस्कृति कल्याणकारी है तो विकृति विनाशकारी। समाज और राष्ट्र के पतन को रोकना है तो इस षड्यंत्र को समझकर इसे विफल करने के उपाय करने होंगे। जनसाधारण को इतना तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि इस प्रतिष्ठित कुलीन वर्ग की अपेक्षा आज भी उनका जीवन कहीं अधिक पवित्र एवं श्रेष्ठ है। अब हम संक्षेप में बुद्धिजीवियों द्वारा प्रतिपादित भ्रामक मतों का मूल्यांकन करेंगे। विकृति के पक्ष में मुख्यतः 4 तर्क दिए जाते हैं। पहला, काम आदि स्वाभाविक या नैसर्गिक हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, वास्तविक कला साहित्य समाज पसंद करता है, पसंद न किए जाने पर स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। और चौथा, प्राचीन भारतीय संस्कृति भी इस दिशा में उदार थी। जैसा कि संस्कृति की व्याख्या करते समय कहा गया, विकार भी उतने ही वास्तविक हैं जितना संसार, पर ये त्याज्य है, इनका शमन करना चाहिए। नैसर्गिक है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन्हें बढ़ाया जाए। प्रकृति में ही रोगाणु भी हैं, खरपतवार भी है, पर उसे नष्ट किया जाता है। इसी तरह समाज को रोगी होने से बचाने के लिए विकारों का शमन जरूरी है। वर्ण आश्रम व्यवस्था विकारों को सद्कार्यों एवं सबके अभ्युदय के लिए परिमार्जित करने के लिए जन्मी। व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे संयमित भोग कर सके एवं गुण स्वभाव के अनुरूप समाज में कैसे अपना रचनात्मक योगदान दे सके, इसे आश्रम एवं वर्ण के आधार पर सुव्यवस्थित करने का प्राचीन वैदिक संस्कृति में आविर्भाव हुआ। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि श्री संपूर्णानंद जी ने कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक जनवरी सन 1950 में अपने लेख में काशी में हुए संस्कृति सम्मेलन की चर्चा करते हुए इस बात की आलोचना की कि पंडितों ने वर्णाश्रम को ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना। मुझे लगता है कि उनकी आपत्तियां राजनीति से प्रेरित एवं अनुचित हैं। पहले तीनों तर्कों को समझने के लिए एक उदाहरण ले। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। यह जानकर भी कितने लोग हैं जो इसे छोड़ पाते हैं। सरकार नशाबंदी कानून की भी बात करती है और शराब उद्योग को पैसे के लिए प्रोत्साहन भी देती है। समाज विरोधी लोग इस तरह के काम में खूब धन कमाते हैं एवं अभिजात्य वर्ग शराब पीना या न पीना इसे निजी स्वतंत्रता बताकर शराब पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का विरोध करते हैं। विज्ञापनों एवं लेखों द्वारा मद्यपान को उच्च सभ्यता का लक्षण प्रदर्शित किया जाता है एवं अब तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की भी बात जोड़ दी गई है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अवचेतन मन किसी भी प्रकार की ध्वनि या दृश्य के निरंतर सुनने या देखने से प्रभावित होता है। तर्क का कोई प्रभाव नहीं होता जब मन ऐसे व्यसनों की ओर आकर्षित होता है। यदि बुद्धिजीवी भी मान्यता दे रहे हों तो आम व्यक्ति संशय की स्थिति में हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि ऐसे दुराचार या व्यसन फैलने लगते हैं। विलासिता का जीवन प्रत्यक्ष में धनी लोगों को दुखी बनाता नहीं दिखता, किंतु गरीब और अधिक गरीब एवं कष्टों के जाल में फंस जाते हैं। स्पष्ट है कि यदि राज्य या शासन लोक कल्याण की बात करता है तो उसका दायित्व है इस पर अंकुश लगाए। केवल कुछ लोगों की विलासिता एवं मतिभ्रम को स्वतंत्रता के नाम पर जनता पर थोपना सर्वथा अनुचित है। अधोगामी वृत्ति बहुत प्रबल होती है और वासनाएं बड़ी जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं। धर्म, कला या साहित्य की आड़ में भोले भाले लोगों को वासना के प्रपंच से छलना बड़ा ही आसान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि हमें अपने मल को प्रदर्शित करने का अधिकार है। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि किसी तथाकथित कलाकार या साहित्यकार को गंदगी का सृजन करने में ही सुख मिलता है, तो यदि वह मात्र अभिव्यक्ति हो तो ठीक है, पर आज जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए तरह तरह के विज्ञापनों एवं प्रचार साधनों का उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति को जबरदस्ती समाज में आरोपित करते हैं। उन्हें सुख कला या साहित्य से नहीं, भोग विलास के लिए धन कमाने से मिलता है। मनोविकारों का लाभ उठाकर वे अपने स्वार्थ साधन के लिए विकृति को संस्कृति का नाम देते हैं। किसी भी नैतिक बात को कुतर्कों से उपहास का विषय बना देते हैं। ऐसी स्थिति में समाज की रुचि या अरुचि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चौथा तर्क बड़ा ही विचित्र है। जो बुद्धिजीवी भारतीय संस्कृति की किसी बात को मान्यता नहीं देते, वे ही इसका सहारा लेकर विकृत विचारों को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। सर्वाधिक चर्चा वात्स्यायन के कामसूत्र एवं खुजराहो और कोणार्क की कला की होती है। भारतीय परंपरा में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का उल्लेख विद्वत समाज और जनसाधारण में मिलता है।
पर कामसूत्र हाल ही में चर्चित हुआ है। उसी तरह तीर्थ स्थानों में खजुराहो अथवा कोणार्क का विशेष महत्व कभी नहीं रहा। कामसूत्र वैदिक युग का है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, एवं पुराणों के जो लक्षण कहे गए हैं उसके अनुसार पौराणिक काल का ग्रंथ भी यह नहीं हो सकता। संभवतः पातंजलि के योग सूत्र की नकल करके काम संबंधी काल्पनिक उड़ानों को किसी ने संस्कृत में कामसूत्र कहकर रचा हो। जैसे आज अंग्रेजी में लिखा हर लेख विज्ञान नहीं हो जाता या ग्रीक में लिखी पुस्तक फिलॉसफी नहीं बन जाती, उसी तरह संस्कृत में लिखी हर एक रचना वैदिक परंपरा की मानना मूर्खता ही कही जाएगी। विकृत मानसिकता के विद्वान हमेशा रहे हैं। रावण भी उद्भट विद्वान था, किंतु उनकी कृतियों को आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो मंदिर में काम कला प्रदर्शन किया गया उसे भी आज जो हम देख रहे हैं उससे आसानी से समझा जा सकता है। एक संगीतकार ने प्रियदर्शनी राग की रचना की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को रिझाने के लिए। उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों को विदेशी पर्यटकों को लुभाकर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए यहाँ जुआ घर, शराब आदि के होटल बनाने की सरकार की नीति है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ 100 वर्ष बाद इस सभ्यता के चिन्ह पाकर उस समय के विद्वान यह निष्कर्ष निकालेंगे या नहीं कि पवित्र तीर्थ स्थल में इस तरह के भोग विलास की भारतीय परंपरा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि आज का अनैतिक एवं दुराचारी राजतंत्र इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है कभी इस प्रकार के कुत्सित विचार वाले राजा ने ऐसी कलाकृतियों की रचना करने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहन दिया हो। यदि यह मान भी लें कि यह प्रामाणिक प्राचीन भारत की परंपरा से जुड़े हैं, तो यह कैसे सिद्ध हो जाता है कि व्यभिचार एवं दूषित कर्मों का प्रचार प्रसार एवं अनुकरण किया जाए? यदि संस्कृति की बात है तो वैदिक परंपरा मानने का अर्थ है स्त्री का आभूषणशील है, पतिव्रता एवं एक पत्नी व्रत आदर्श है एवं धर्मयुक्त काम ही ग्राह्य है। एक से अधिक स्त्री या पुरुष से काम संबंध रखने वाले की बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाती है या संवेदना शून्य हो जाती है। इस प्रकार के विद्वान या जनसाधारण स्वयं भी दूषित कर्म करते हैं, पाप करते हैं और समाज को भी दूषित करते हैं, पतन के गर्त में ले जाते हैं। और यदि इस तरह का प्रवाह ही होने लगे तो कितना दुखद परिणाम होगा, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अबोध बच्चे भी अब इस पाशविक वासना के शिकार हो रहे हैं। भय के बिना यह विकृति नहीं रुक सकती, अतः कठोरतम दंड की व्यवस्था राज्य को करनी होगी। और यदि राज्य भी इसमें असफल होता है तो दायित्व बोध वाले विवेकी व्यक्तियों एवं संगठनों को इस दिशा में कदम उठाना होगा। नमस्कार।